ठीक है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग का थर्ड यूनिट है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये टोटल आपको इस पूरे यूनिट में ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में ही पढ़ना है डिटेल में, एंड कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कंप्लीट थियरी यूनिट है। ठीक है, सिलेबस में हमें पहला पॉइंट दिया हुआ है बेसिक ठीक है, बेसिक ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्जन। तो न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्जन कैसे किया जाता है, इसका कुछ बेसिक हम लोग देख लेते हैं। ये वाई वगैरह छोड़ देते हैं, क्यू एडवांटेज। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का एडवांटेज क्या होगा? पहला पॉइंट दिया है, इट रिड्यूस द डिमांड ऑन डिप्लीटिंग रिसोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द राइजिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। देखिए, न्यूक्लियर तो वैसे ही बहुत ही कॉस्टली है, उससे जो पावर जनरेट किया जाता है वो भी, पावर जनरेशन भी कॉस्टली होती है। लेकिन देखा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी मीन्स न्यूक्लियर सोर्स जो है यूरेनियम वगैरह, तो उसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है ना, मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक केजी का एक रॉड है तो उससे इतना एनर्जी रिलीज होती है कि उसके रेस्पेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा बाकी फ्यूल लगेगा। 1 केजी के बजाय 100 केजी लग सकता है कोल, है ना। तो कोल एंड जो भी हम अगर ऑयल एंड गैसेस भी यूज करते हैं, जैसे गैस पावर प्लांट है या डीजल पावर प्लांट है या थर्मल पावर प्लांट, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होते हैं, तो डीजल पावर प्लांट भी होता है सर? क्या क्या? डीजल पावर प्लांट भी होता है? हाँ, डीजल भी होता है। जैसे डीजल अभी जैसे सऊदी अरबिया वगैरह में डीजल पावर प्लांट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कोल वगैरह का तो उतना नहीं है रिसोर्सेस, लेकिन उनके पास डीजल का है रिसोर्सेस, तो बड़े बड़े डीजल पावर प्लांट होते हैं। ठीक है, वो हमें पढ़ना है सिलेबस में, डीजल पावर प्लांट अगला मॉड्यूल 4 में शायद पढ़ना है। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस द डिमांड जो इसका है फ्यूल एंड कोल, फ्यूल एंड ऑयल गैसेस का जो डिमांड होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे इंडिया में भी अभी बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गए, एंड उसकी जगह अगर सारे थर्मल पावर प्लांट होते तो कोल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल इज अवॉइडेड सिंस requirement of nuclear fuel of nuclear power station is negligible compared to conventional power plant। ठीक है, तो वही पावर फ्यूल की रिक्वायरमेंट बोल रहे थे कि 1 केजी अगर यूरेनियम को बर्न किया जाए तो हो सकता है उसके जगह जितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसके रेस्पेक्ट में कोल यानी 100 केजी या 1000 केजी बर्न करना पड़ेगा, तब जाकर उतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया। लोड शेडिंग प्रॉब्लम इज अवॉइडेड unlike the case of hydroelectric power plant whose power output is dependent on rainfall। ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है उसका जो डिपेंडेंस होता है, मीन्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे बनाया जाएगा? हिली एरिया में, जहाँ पे वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर को स्टोर किया जाए बड़ा सा डैम में, एंड देन उसको यूज किया जाए सालों भर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये जो लोड शेडिंग आती है, जैसे जब गर्मी का टाइम आने लगता है तो डैम में काफ़ी पानी का लेवल कम हो जाता है, एंड उसकी वजह से लोड शेडिंग बढ़ जाती है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, उसी को लोड शेडिंग बोलते हैं। जैसे 4 घंटे लाइट कटिंग कर देगा या 6 घंटे लोड कटिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो दैट इज कॉल्ड लोड शेडिंग, है ना। देन लार्ज स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ फ्यूल आर नॉट नीडेड। ठीक है, यूरेनियम को स्टोर करने के लिए मीन्स कम फ्यूल लगेगा, तो उसके लिए लार्ज स्टोरेज फैसिलिटी नहीं चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट नीड लेस स्पेस कंपेयर टू कन्वेंशनल पावर प्लांट। जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है तो उसमें कोल स्टोरेज, कोल थर्मल हैंडलिंग
कोल हैंडलिंग, एश हैंडलिंग, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मीन्स बहुत एरिया वो कंज्यूम करता है। तो उसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो स्पेस होगा वो लेस स्पेस रिक्वायर्ड होगा। न्यूक्लियर प्लांट बिसाइड प्रोड्यूसिंग लार्ज पावर प्रोड्यूस वैल्यूएबल फिसाइल मटेरियल and performance of this plant is high. These plants are non-polluting unlike coal or oil fire. ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया गया ये पॉइंट, लेकिन इसका इफेक्ट बाकी जो रेडिएशंस होता है, तो रेडिएशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से होता है तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो ठीक है, ये पॉइंट मेंशन किया गया है कि जैसे CO2 वगैरह नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे आप थर्मल पावर प्लांट में कोल बर्न करते हो तो CO2 एंड पार्टिकुलेट्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब बहुत सारे निकलते हैं गैसेस। तो अगर वहीं पे यूरेनियम को यूज किया जाए तो ये सारा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रेडियो एक्टिव मटेरियल है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं क्लियर आ रही है अभी? आ रही है सर। आ रही है अभी? यस सर। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट में कॉस्ट हाई होती है, देन नीड ट्रेंड मैन पावर। ठीक है, ट्रेंड मैन पावर चाहिए इसके लिए ऑपरेट करने के लिए। इट हैज द प्रॉब्लम ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो रॉड है, जो यूरेनियम रॉड हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल, तो उसका एनर्जी खत्म होने के बाद उसको हम क्या करते हैं? डिस्पोज। अब वो जो वेस्ट है, वेस्ट रॉड है, वो भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पोज करना ऐसे ही हम खुले में नहीं फेंक सकते। जैसे थर्मल पावर प्लांट से जो ऐश निकलता है उसको कहीं भी हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको जो यूरेनियम रॉड आफ्टर यूजिंग जो होता है, जो वेस्ट होता है, उसको हम डायरेक्टली कहीं पे स्टोर सिंपली ऐसे खुले हवा में नहीं रख सकते, क्योंकि उससे रेडिएशन निकलेगा एंड आसपास के एरिया को पॉल्यूट करेगा, जो वहाँ पे वर्कर है उनको हार्म करेगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है, तो इसका डिस्पोजल बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, इसको कैसे डिस्पोज किया जाए। ठीक है, जो वेस्ट निकल रहा है, जो रॉड्स है, तो उस वेस्ट को कहाँ पे डिस्पोज किया जाए, वो एक बहुत बड़ा इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी इज नीडेड फॉर पर्सनल वर्किंग ऑन दिस प्लांट अगेंस्ट द न्यूक्लियर रेडिएशन। ठीक है ना, तो न्यूक्लियर रेडिएशन जो निकलती है उसके लिए हाई सेफ्टी चाहिए। कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन इज हाई। ठीक है, ओके। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तो पता ही है आप लोग को कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, देन न्यूक्लियस के अंदर जो 2 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं उसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। देन उसका चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का, ये सब 12 में आपने पढ़ा है, 11 में नहीं 12 में पढ़ा है ये सब। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप्स क्या होता है, तो आइसोटॉप्स nuclei having same number of proton, ठीक है, will have similar physical and chemical property. 2 nuclei of particular element may have same number of proton but different number of neutron, तो उसका मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, H1, H2, H3, है ना। yes. यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब AMU एटॉमिक मास यूनिट इसको यूज किया जाता है।
ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू केजी में होती है 1.66 इंटू 10 का पावर -27 केजी। एंड देन प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको ज्यादा हम नहीं खींचेंगे, इसको फटाफट मैं हटा देता हूँ, क्योंकि बेसिक्स जस्ट यहाँ पे जानना है। तो बेसिक्स में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे हेवी वाटर आगे टर्म यूज होगा, तो वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हेवी वाटर क्या होता है। जैसे ये हेवी हाइड्रोजन S21 को बोलते हैं, यहाँ पे मास नंबर 2 है बट एटॉमिक नंबर 1 है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर Z इज 1, मास नंबर इसका 2 है। इट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम। ट्राइटियम जो है इसका 3 होता है। देन लाइट हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, लाइट हाइड्रोजन जो है कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो H2O बनाता है, इसको हम लाइट वाटर बोलते हैं। एंड हेवी हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, हेवी वाटर, इसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, है ना, D2O। ट्राइटेरियम इज रेडियो एक्टिव एंड इट एग्जिस्ट इन नेचर इन ट्रेस ओनली, यानी ये बहुत ही कम पाया जाता है। ट्राइटियम जो है यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। नेचुरल यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ 3 आइसोटॉप, तो यहाँ पे यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है 92 है और इसका 3 आइसोटॉप्स आप देखते हैं। मास नंबर एक का 238 है, दूसरे का 235 है, देन 234 है, तो मास नंबर अलग अलग इसका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 other sub particles are of importance। क्या हुआ, हेलो सीयू, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सीयू का नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क इशू है, मैं देख लेता हूँ मेरा नेटवर्क इशू है क्या। सर आपका नेटवर्क सही है सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट रिलीज का यूनिट यहाँ पे है EV। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6021 इंटू 10 का पावर -19 जूल होता है। ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये भी हमने 12 में पढ़ा है, एटम एंड न्यूक्लियस में पढ़ा था ना। 12 का फिजिक्स पता है ना, फिजिक्स में न्यूक्लियस पढ़े थे ना, एटम एक चैप्टर था, एक न्यूक्लियस चैप्टर था। सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, वहाँ पे मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट जैसे मान लीजिए मास कितना होना चाहिए, तो उसके अंदर किसी भी एटम का अगर मास डिफेक्ट निकालना है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का निकालना है या किसी भी यूरेनियम का ही निकालना है, तो उसमें कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है एंड एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का मास कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू प्लस यहाँ पे इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या करना है, सभी मास को जोड़ दीजिए एंड जो आपको मास दिया हुआ है यूरेनियम का, जैसे मास नंबर 235, 3 आइसोटॉप थे ना, तो 235, 234, 238। ठीक है, तो यूरेनियम का जैसे प्रोटॉन कितना होगा यूरेनियम में प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, तो 92। यस सर। उसका मास कितना है एक प्रोटॉन का, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 6742 ना, 1.6742 इंटू 10 का पावर -27 kg। एंड देन न्यूट्रॉन का हो जाएगा उसी के आसपास है, 1.67 कुछ है वैल्यू इंटू 10 का पावर -27 kg एंड न्यूट्रॉन हो गया। देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तो सेम होता है, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन and into mass of electron 9.11 into 10 का पावर -31 kg। ठीक है,
एंड देन एटॉमिक नंबर जो आपको दिया हुआ है, यानी मास नंबर जो भी दिया हुआ है, मास नंबर कितना दिया हुआ है, अब मान लीजिए यूरेनियम का आप आइसोटॉप ले रहे हैं 238, तो उसका 238 है, तो 238 इसमें से माइनस कर, जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट से, ये जो मास डिफेक्ट है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, आइंस्टीन का लॉ mc स्क्वायर, ठीक है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, एंड इतनी एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। मास डिफेक्ट जो है उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। तो दो, मान लीजिए दो छोटे छोटे एटम मिलके एक बड़ा एटम बनता है, ठीक है, या एक बड़ा सा एटम ब्रेक होकर 2 पार्ट में ब्रेक होता है या 3 पार्ट में ब्रेक होता है एंड छोटा न्यूक्लियस बनाता है, तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, एंड दो छोटा एटम मिलके बड़ा एटम बनाएगा, उसमें भी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन जो है ये आपका अभी जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका ये बेसिक है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी आज के डेट में जो रन हो रहा है न्यूक्लियर फिजन पे हो रहा है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस यानी बड़ा सा एटम टूट के छोटे से न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। जैसे यूरेनियम एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, एंड यूरेनियम का कितना है एटॉमिक नंबर, 92, ठीक है। उस पे जब स्लो न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाएगा उसके न्यूक्लियस पे, यूरेनियम के न्यूक्लियस पे, ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाएगा आपका यूरेनियम, किसमें ब्रेक हो जाएगा, बेरियम क्रिप्टन में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे यूरेनियम गलती से लिख दिया है, यूरेनियम 92 नहीं, यहाँ पे ये गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूरेनियम मुझे लगता है नहीं लिखना चाहिए था, ये याद है आप लोग को। हेलो, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन यही है कि लाइटर जो हेवी न्यूक्लियस है वो ब्रेक होकर लाइटर न्यूक्लियस में टूटेगा। तो यहाँ पे ये मुझे लगता है ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये यूरेनियम, हाँ, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाएगा तो बेरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा वोल्ट, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, मिली वोल्ट, मेगा वोल्ट मैंने बोल दिया, मिली वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन, अब एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया गया तो 3 न्यूट्रॉन निकला, अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर से बम्बार्डमेंट करेगा 3 न्यूक्लियस पे, यूरेनियम के 3 न्यूक्लियस पे, है ना, एंड देन क्या होगा, वहां से 3, एक के बदले 3 मीन्स 9, यहाँ से फिर 9 न्यूट्रॉन अगले रिएक्शन में निकलेगा, फिर 9 न्यूट्रॉन अगर बम्बार्डमेंट करता है 9 न्यूक्लियस पे तो 27 न्यूट्रॉन निकलेगा, और इस तरह से ये अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो हमें अगर कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन रखना है कि 3 ही न्यूट्रॉन बार बार निकले, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को एब्जॉर्ब कर लेना होगा, है ना, यहाँ पे 3 में से 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक ही को अलाउ करेंगे कि जाकर यूरेनियम के इस पे बम्बार्डमेंट करें। क्योंकि देखिए अनकंट्रोल्ड में क्या होगा, एक न्यूट्रॉन अगर हिट कर रहा है यूरेनियम के न्यूक्लियस को, तो यहाँ पे 200 मिली वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब 3 न्यूट्रॉन जाकर करेगा तो 600 मिली वोल्ट हो जाएगा, फिर 3 के बदले कितने निकलेंगे, 9, तो 1800 मिली वोल्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 के बदले 27, तो कितना हो जाएगा, 5400, ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जी बढ़ता जाएगा, एनर्जी रिलीज ड्यू टू फ्यूजन
ये बढ़ता जाएगा। एंड जो भी आप न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो मटेरियल उसके लिए यूज करते हैं, उसका एक थर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर कैरिंग कैपेसिटी है ना, स्टेबिलिटी, एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे वो स्टेबल रहेगा, तो उसकी एक कैपेसिटी है। और ये हीट अगर बढ़ता गया न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, फ्यूजन की वजह से, तो क्या होगा, एक सर्टेन पे टेम्परेचर पे जाकर सारा कुछ पिघल जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन रखना रहता है। एंड उसके लिए हम एक बोरॉन रॉड वगैरह यूज करते हैं, जो एब्जॉर्बर होता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को, एंड एक ही न्यूट्रॉन बार बार यहाँ पर जाकर हिट करेगा एंड उससे कंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एंड कंट्रोल्ड एनर्जी जो रिलीज होगी उसको आप यूज कर सकते हो स्टीम जनरेशन वगैरह के लिए, है ना। अगर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंट्रोल। हाँ तो ये कैसे एस्टिमेट करते हैं कि जो बोरॉन रॉड यूज करते हैं वो 2 न्यूट्रॉन ही एब्जॉर्ब करेगा? देखिए, बोरॉन रॉड को क्या किया जाता है, अब दो को एब्जॉर्ब करेगा, ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, बोरॉन रॉड इंसर्ट किया रहता है। ठीक है, अब जब अनकंट्रोल्ड हीट जनरेशन पे डिपेंड करेगा ना, अब वहां पे तो कोई ये नहीं देखने जा रहा है अरे न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब करना है, बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन हो गया, वहां पे हीट कंट्रोल को देखा जाएगा। ठीक है, कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी रिलीज अगर उनको लग रहा है कि सारा कुछ ऑटोमेटिक रहेगा, कोई ये थोड़ी रहेगा कि कोई आदमी देख रहा है उसको ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, सारा कुछ ऑटोमेटिक रहेगा, तो सेंसर्स लगे होंगे, एक सर्टेन टेम्परेचर से इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, ये समझ में आ जाएगा कि हीट ज्यादा रिलीज हो रही है। तो कंट्रोल, ये जो बोरॉन रॉड होता है वो मूवेबल होता है। ठीक है, तो उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा अंदर। अब जितना ज्यादा वो इंसर्ट होगा रिएक्टर के अंदर, तो जितना एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और फिर उसको मूव कर दिया जाएगा, मीन्स एक सर्टेन एनर्जी रिलीज तक ही उसको, यानी ये नहीं हम बोल सकते कि हमेशा एकदम एक ही इलेक्ट्रॉन जाकर बम्बार्टमेंट करेगा, यानी एक ही न्यूट्रॉन जाकर बम्बार्टमेंट करेगा, तो ये तो मुश्किल काम है ना। लेकिन एनर्जी जो रिलीज हो रही है उससे जो टेम्परेचर वहां पर का है, उसको टेम्परेचर सेंसर सेंस कर सकता है। एंड बोरॉन रॉड का कितना पोर्शन इन होना चाहिए, किस वक्त आउट करना है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो बोरॉन रॉड को इंसर्ट कर दिया जाता है, अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसको वहां से निकाल दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया। एंड थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं कि 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक ही न्यूट्रॉन, तो उसको कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट एक्चुअली पावर प्लांट में ऐसा नहीं होता है। पावर प्लांट में तो जो हीट रिलीज हो रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, ये नहीं कि कितना न्यूट्रॉन निकल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट, वो मुश्किल है। कितना न्यूट्रॉन निकल रहा है ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, कि वो कैसे हम देखेंगे, न्यूट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है, उसको देखेंगे कैसे, और कैसे यानी इतना कंट्रोल्ड वे में करेंगे कि 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाए और एक न्यूट्रॉन ही आगे मूव करे। ठीक है, समझ में आया ना। ओके, दूसरा जो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके हेवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक है, 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन किया एंड हेवियर न्यूक्लियाई बना। जैसे मान लीजिए 2 लाइट हाइड्रोजन H11 जुड़ के क्या बनाएगा, हीलियम का न्यूक्लियस बना देगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली पूरा रिएक्शन लिख दिया है, मीन्स 4 लाइट हाइड्रोजन, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, 4 प्रोटॉन मिलके हीलियम न्यूक्लियस बनाया, और वहां से पॉजिट्रॉन, ये ई जो है ये पॉजिट्रॉन है, देन 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइटर न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन का 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर हाइड्रोजन से बड़ा क्या होता है, हीलियम होता है, हेवियर न्यूक्लियाई बना है। और इस तरह से ये, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में भी आप देख रहे हो एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं स्टीम जनरेशन के लिए, एंड उससे पावर जनरेट कर सकते हैं। देखिए, कोल को भी हम बर्न करते हैं एज अ फ्यूल, तो क्यों बर्न करते हैं, हीट के लिए।
तो यहाँ पे आप न्यूक्लियर फिजन करा सकते हो या न्यूक्लियर फ्यूजन करा सकते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए फिजन कराने के लिए क्या है, न्यूट्रॉन यूरेनियम के रॉड यानी यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है उस पर स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करनी है। वो दो छोटे यानी लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा और इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। जो एनर्जी रिलीज हो रही है जो हीट के फॉर्म में, उस हीट को यूज किया जाएगा स्टीम जनरेशन के लिए। वैसे ही आपको थर्मल पावर प्लांट में कोल को बर्न करने के बाद जो हीट जनरेट होती है उस हीट को यूज किया जाता है स्टीम जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे भी सिंपल है कि एक रिएक्टर है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है एंड उस रिएक्टर के अंदर जो हीट रिलीज हो रही है उस हीट को आपको यूज करना है स्टीम जनरेशन के लिए। सिंपल, ठीक है ना। सर ये हीट कितना रिलीज होगा, ये कैसे एस्टिमेट होगा? देखो इसका तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाया गया है कि कितना हीट रिलीज होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा है। अब उसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट का पूरा वो कैलकुलेशन वगैरह पढ़ना होगा। अपने सिलेबस में यहाँ पे तो लिमिटेड पोर्शन पढ़ना है। यहाँ पे जस्ट बताया गया कि एक न्यूट्रॉन जाकर हीटिंग करता है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, उसके बेस पे तो यूरेनियम रॉड कितना केजी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा उसके लिए हमें एडवांस देखना पड़ेगा, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का पूरा उसी पे हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप लोग को जो सर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो रिएक्शन आप दिखा रहे हैं उससे ऊपर मास डिफेक्ट और द मास डिफरेंस और मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा M इनटू C स्क्वायर। ये पॉइंट समझ, ये तो हो गया कि जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे जैसे देखिए फ्यूजन में बता रहा है यूरेनियम 235 ब्रेकअप बाय एक्शन ऑफ स्लोली मूविंग न्यूट्रॉन। ठीक है, तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जाकर उसके हिट किया एंड यहाँ से क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन इनटू पार्ट्स ईच ऑफ मोर और लेस हाफ पार्ट। ठीक है, मीन्स ऑलमोस्ट बोलता है कि 2 हाफ पार्ट में ब्रेक हो जाएगा यूरेनियम। अगर हाफ पार्ट में ब्रेक होता तो कितना होता, 46 एटॉमिक नंबर का 2 एटम बनता है ना, 2 न्यूक्लियस यहाँ पे बनता है। लेकिन ठीक है, उसी के आसपास मोर और लेस उसी के आसपास का बनेगा। तो 46 के बजाय 54 का एक बन रहा है एंड एक स्ट्रोंटियम बन रहा है 38 का। ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद U235 एक और रिएक्शन दिखाया, मीन्स ये डिफरेंट रिएक्शंस है। एक रिएक्शन जो ऊपर आपने देखा U238 पे अगर बम्बार्डिंग किया जाए तो बेरियम क्रिप्टन बनता है एंड U235 पे बम्बार्डिंग किया जाए तो ये Xc क्या होता है, किसका सिंबल होता है, Xc तो नहीं, Sr का मुझे पता है स्ट्रोंटियम होता है Xc। तो ये समझिए 2 लाइट न्यूक्लियाई बन रहे हैं। ठीक है, एंड देन जेनॉन देखना पड़ेगा इसका क्या सिंबल, ये Xc किसका। ठीक है, मोलिब्डेनम है एंड देन ये La क्या है। ठीक है, 2 लाइट अच्छा ठीक है, मीन्स यहाँ पे देखिए ये पोर्शन सिलेबस में नहीं है, ये जस्ट बेसिक आपको बताया गया, इससे कोई क्वेश्चन जनरेट होने वाला नहीं है। समझ में आया? देखिए सिलेबस में जो आपको है मॉड्यूल 3 में आपको जो यहाँ पे दिखाया गया है बेसिक ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ बेसिक ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्जन का जस्ट रिवीजन थोड़ा सा है एंड मेन क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से आपको आएगा, यानी लेआउट तो ठीक है, पावर प्लांट के बेसिक यानी कंपोनेंट कौन कौन सा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या क्या यूज होता है, उसके कंपोनेंट के नेम वगैरह, उसका फंक्शन। ठीक है, उसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, कोई भी किसी भी रिएक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है
ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर या प्रेशराइज वाटर रिएक्टर या कैंडू रिएक्टर, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, फास्ट फीड रिएक्टर, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टर है। तो इस पे क्वेश्चन मेन जनरेट होना है, ठीक है। उसके बाद जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा वो इसमें से जनरेट हो सकता है। डिफरेंट पार्ट्स जो इसके हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो पार्ट्स का फंक्शन पूछा जा सकता है आपको कि कूलेंट का काम क्या होता है, मोटरेटर का काम क्या होता है, ठीक है, रिएक्टर क्या करता है। तो ये सब है। बेसिक जो है, बेसिक एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है, तो आपको 2 यहाँ पे सिंपली समझना है कि न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन से होता है। एंड फ्यूजन कराओ तब भी एनर्जी रिलीज होती है, फ्यूजन कराने से भी एनर्जी रिलीज होती है। एंड दैट एनर्जी विल बी यूज्ड टू जनरेट द स्टीम, एंड दैट स्टीम विल बी यूज्ड टू जनरेट द पावर। स्टीम पावर प्लांट में उसको यूज किया जाएगा, ठीक है ना। पापा ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए यूरेनियम का ही देख लेते हैं। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम आपको निकालना है, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालिएगा, कितना दिया हुआ है इसका, मास ऑफ रिएक्टेंट है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट 235.124 ऑफ यूरेनियम 235, एंड न्यूट्रॉन का यहाँ पे दिया है, न्यूट्रॉन का मास, ठीक है। रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट में U235 जो है तो उसका मास हो गया, एंड न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूट्रॉन यूज किया जा रहा है तो उसका मास लिया है। तो ये टोटल मास रिएक्टेंट का हो गया। देन मास ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मोलिब्डेनम का लिया है, उसका मास ले लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो 95 हम लिखते हैं, तो आप जब तो इसमें देखिएगा जो पीरियोडिक टेबल होता है तो उसमें एग्जैक्ट मास दिया रहता है, वो एग्जैक्ट मास, ये तो मास नंबर हो गया, 95 क्या मास नंबर है, एंड ये उसका मास कितना आएगा AMU में, ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है। देन उसके बाद आपको यूरेनियम का, ठीक है, एंड देन उस 2 न्यूट्रॉन निकल रहा है, 2 न्यूट्रॉन का है, ठीक है। तो इसका मास आ रहा है 235, मीन्स रिएक्टेंट का मास था 236, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट का मास है 235, एंड दोनों के डिफरेंस को यहाँ मास डिफेक्ट बोला गया है। एंड देन इससे एनर्जी में डेल्टा mc² करके ये एनर्जी निकाला गया है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो फ्यूजन में यहाँ जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सिंपली लेना है, रिएक्टेंट का मास हो गया, निकालना है, ठीक है, प्रोडक्ट का मास निकालना है, देन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, एंड दोनों का डिफरेंस लेने के बाद उसको C² से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा, फ्यूजन में आप देखिए, फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है ना। फ्यूजन में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड फ्यूजन में कितना हो रहा था, 200 मिली वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन, हम फ्यूजन रिएक्शन पे कोई पावर प्लांट क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि फ्यूजन कराने के लिए 2 लाइट न्यूक्लियई को रिएक्शन कराकर हेवियर न्यूक्लियई बनाने के लिए जो फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन कराने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट 10⁻⁹ डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, अब इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे जनरेट किया जाएगा? सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन का फ्यूजन जो होता है वहां पे, तो हाइड्रोजन का फ्यूजन होने के लिए सन के अंदर का जो टेम्परेचर है, कोर का टेम्परेचर, वो है 10⁻⁷। अब 10⁻⁹ कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो 10⁻⁷ पे एक्चुअली फ्यूजन रिएक्शन सन के अंदर होता कैसे है, उसके पीछे क्या कारण है? तो कुछ मान लीजिए सारे हाइड्रोजन एक नहीं कंबाइन करेंगे, लेकिन एक दो हाइड्रोजन कंबाइन करना चालू करेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होने लगती है। ठीक है, एंड एनर्जी रिलीज होने लगती है, उससे टेम्परेचर बढ़ता है एंड फिर फाइनली फुल रिएक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा करना है तब भी 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस भी बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अभी तक यही रीजन है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर एक तो जनरेट करना, उतने टेम्परेचर पे कोई मटेरियल रिएक्टर जो बनाया जाएगा किसी मटेरियल का बनाया जाएगा। ठीक है, तो 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस पे कोई मटेरियल सस्टेन करना मीन्स ये भी एक डिफिकल्ट वर्क है। तो वो मटेरियल बनाना, कोर का जो स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर का जो मटेरियल होगा, वो मटेरियल कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा जो 10⁻⁷ पे सस्टेन करेगा। तो ये एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से अभी फ्यूजन रिएक्टर नहीं बना है। जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर बना हुआ है वो सारे फ्यूजन पे वर्क करते हैं। ठीक है, हेलो सर, तो जो ये रिएक्शन लिखा हुआ है इसमें हाँ। कैसे पता लगा कि मतलब इतना एनर्जी रिलीज होगा, जब हो ही नहीं सकता पॉसिबल प्रैक्टिकल? किसमें जो ये फ्यूजन वाला में लिखा हुआ है, फ्यूजन। हाँ, फ्यूजन में ना, अब देखिए इसी ये में अब सर। कैसे किस तरह से इन लोग इसका पूरा ये रिएक्शन ये डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे। एक्चुअली एटम चैप्टर, न्यूक्लियस चैप्टर आप लोग पढ़िएगा 12 का, तो उसमें एक एक पहले एक हाइड्रोजन मिलके एक लाइटर हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है, फिर उसके बाद फिर तीन चार स्टेप में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड सभी का एनर्जी मीन्स मास डिफेक्ट से निकाला हुआ है कि मास डिफेक्ट से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिला है, एक हीलियम लाइटर अगर बनाया हीलियम का, तो वहां पे कितना मास डिफेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और उस तरह से चारों रिएक्शन को कंबाइन करके ये फाइनल रिएक्शन लिखे हुआ है, और फाइनल रिएक्शन का ये मास डिफेक्ट से ही एनर्जी निकाला जाता है। समझे, मास डिफेक्ट से ही एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। जैसे यहाँ 4 हाइड्रोजन है, हीलियम बना एंड पॉजिट्रॉन बना, तो इसका ये मास डिफेक्ट से निकालेंगे एंड इसका कैलकुलेशन करेंगे Δmc² एंड उससे एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, उसमें क्लियर ज्यादा स्टेप में दिया हुआ है, आप लोग एक बार देखिएगा 12 का न्यूक्लियस चैप्टर निकाल कर, एंड उसमें फ्यूजन रिएक्शन देखिएगा, मीन्स 4 स्टेप में ये रिएक्शन है एंड चारों का मास डिफेक्ट से एनर्जी कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चेन रिएक्शन वगैरह ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हाफ डीके वगैरह था, मीन्स कितने उसका लाइफ जो है हाफ डीके हो जाएगा, उसका फॉर्मूला वगैरह है। ठीक है, n = n0 e⁻⁻ λt। यहाँ से उसका हाफ पीरियड निकाला जाता है, हाफ पीरियड का ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, हाफ लाइफ जो हाफ पीरियड होता है कार्बन 14 का, ये इतना ईयर है। ठीक है, ये रहने दीजिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है। जो सिलेबस है सिलेबस पे आते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग का मेन सिलेबस चालू होता है, एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में, कौन कौन सा मेन एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है, 10 मिनट के लिए ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद कंपोजिट मटेरियल हम लोग स्टार्ट करेंगे।
बेसिक एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, कूलेंट एंड कूलेंट का पंप मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हीट जनरेट होता है तो रिएक्टर को कूल रखने के लिए कूलेंट सप्लाई करते हैं। वो कूलेंट वाटर हो सकता है, हेवी वाटर हो सकता है, कोई गैस हो सकता है ना। तो कूलेंट सप्लाई किया जाएगा। देन हीट एक्सचेंजर रहेगा, हीट एक्सचेंजर जहाँ पे स्टीम को जनरेट किया जाता है। देन स्टीम टरबाइन, कंडेंसर एंड जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टीम पावर प्लांट में पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे मॉड्यूल 1 में स्टीम पावर प्लांट। तो उसमें स्टीम टरबाइन था, कंडेंसर था एंड जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या इसको अल्टरनेटर भी बोला जाता है। एंड हीट एक्सचेंजर को हम क्या बोलते थे वहाँ पे? बॉयलर। तो ये हीट एक्सचेंजर जो है बॉयलर है। ठीक है, पहला एंड दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, क्या है ये? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो रिएक्टर एक हो गया कंपोनेंट एंड दूसरा रिएक्टर के अंदर जो कूलेंट यूज किया जाएगा वो कूलेंट। ठीक है, कूलेंट का टाइप